हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हमने जो पॉलिटी की बुक रीडिंग स्टार्ट की है उसमें आज ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो के साथ साथ ये तीसरा चैप्टर भी है। हम एक वीडियो में एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बातचीत है। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं और भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान भी प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से जो अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे 7वां अमेंडमेंट, 42वां अमेंडमेंट और 44वां, 73वां अमेंडमेंट और 74वां मतलब कि संविधान संशोधन, और जो 97वां संविधान संशोधन और इसके साथ साथ 101वां संविधान संशोधन, इन सब से कई सारे परिवर्तन आए हैं। जो मूल संविधान था उसमें हम आगे देखते हैं कि संविधान में कई ऐसे बड़े परिवर्तन करने वाले 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1976 में हुआ था, इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान की ही संज्ञा दे दी जाती है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, कोई ऐसा पार्ट बाकी ही नहीं रहा जिसमें मतलब कि अमेंडमेंट किया ना गया हो 42वें संविधान संशोधन के तहत। आगे हम देखते हैं, हालांकि केशवानंद भारती जो मामला आया था 1973 में, इसमें सर्वोच्च मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने व्यवस्था दी कि आर्टिकल 368 जिसके तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है और ये भाग 20 में है, इसके तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति जो है वो संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। और ये जो मूल ढांचा शब्द है ये कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये शब्द ज़रूर दिया लेकिन इसको कभी डिस्क्राइब नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम्स में जैसे जैसे मतलब कि वाद प्रतिवाद आएंगे, जैसे जैसे मामले हमारे पास आएंगे, हम उन मामलों में ये बताते चलेंगे कि कौन सी चीज़ है जो संविधान के मूल ढांचे के तहत आती है। और बहुत सारे मामलों को लेकर के बहुत सारी बातों को इन्होंने संविधान के मूल ढांचे में रखा भी है, जो कि आपको फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं संविधान की क्या विशेषताएं हैं। इसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमारे संविधान में एग्जैक्टली क्या क्या बातचीत है। हम देखते हैं संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला तो सबसे लंबा लिखित संविधान, जो हमारा संविधान है, हमारे देश का संविधान है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, मतलब कि अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ संविधान कौन सा है तो वो भारत का संविधान हो जाएगा। हम देखते हैं जो संविधान है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो ऐसा संविधान जो लिखा हुआ हो, जैसे कि हमारे देश का हो गया, अमेरिका का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, और दूसरा होता है अलिखित संविधान, जहाँ पे जो है सारी व्यवस्थाएं लगभग रीतियों और रिवाजों पे चल रही हों, परंपराओं पे चल रही हों, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। आगे हम देखते हैं भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। आगे देखते हैं, मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद, और इसको 22 भागों में डिवाइड किया गया था। साथ में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी क्या है, अभी जो सिचुएशन है, ये जो आंकड़े हैं वो चेंज हो चुके हैं। जैसे कि अभी 2019 का इसमें आंकड़ा दिया है, लेकिन अभी भी लगभग वही स्थिति है। तो अभी भी संविधान में एक प्रस्तावना है, लेकिन जो अनुच्छेद हैं वो 475 से भी अधिक हो चुके हैं। 25 भागों में इसको विभक्त किया गया है और जो हमारे भाग में पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अभी ये बढ़ करके 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आगे हम देखते हैं 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग, जिसमें भाग 7 है, इनको हटा दिया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग, जिसमें 4 का 9 का भाग 9 का और 14 का, और इसके साथ साथ 4 अनुसूचियां, जिसमें अनुसूची 9, अनुसूची 10 और अनुसूची 11 और अनुसूची 12, इनको जोड़ दिया है।
विश्व के किसी भी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और ये जो आप 9 का ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं ये सब आगे बताए गए हैं, तो अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग रेगुलर वीडियो देखिएगा, सब कुछ आपको अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। जैसे बुक में बताया गया है मैं वैसे ही बताते चलूँगी। अगर कुछ मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूँ जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो मैं बताते भी चलूँगी। आगे हम देखते हैं, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे 4 कारण हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला, तो हमारा जो संविधान है वो इतना विस्तृत क्यों हो गया है उसके कारण बताए गए हैं। पहला है इसमें भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत एक काफ़ी विस्तार वाला प्रदेश है, यानी कि काफ़ी उसका क्षेत्रफल भी काफ़ी ठीक ठाक है, इतना छोटा सा है नहीं। और यहाँ पे बहुत प्रकार की विविधता भी पाई जाती है, जिसमें जाति विविधता, धर्म की विविधता, खान पान, हर तरह की विविधता आपको मिल जाएगी। बहुत ही इवन यहाँ तक कि जो हमारे प्रदेश हैं उसमें आपको रहने के लिए, कोई पहाड़ी इलाके में रह रहा है तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से हैं, कोई मैदानों में रह रहा है, कोई समुद्र के किनारे रह रहा है। तो इस तरह के जो है बहुत ही ज़्यादा विविधता स्वरूप हमारा जो देश है उसके लिए अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग उनके लिए नियम कानून बनाने का मतलब है कि उनकी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, इन सब चीज़ों से जो हमारे देश का संविधान है वो काफ़ी लेंदी हो गया है। और दूसरा, ऐतिहासिक। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 इसके प्रभाव को देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें 1935 का जो अधिनियम था उससे बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया गया है। और अपने आप में ही वो जो 1935 का अधिनियम था वो काफ़ी विस्तृत था, तो उसमें से जब चीज़ों को ग्रहण किया गया तो हमारा जो संविधान है वो भी काफ़ी लेंदी हो गया, यानी कि काफ़ी उसका विस्तार हो गया। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। और साथ में संविधान सभा में कानूनी जो विशेषज्ञ हैं उनका प्रभुत्व, यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें ज़्यादातर लोग कौन थे, तो ज़्यादातर तो उसमें वकील ही भरे पड़े थे। तो उन लोगों ने अपने हिसाब से जो भारत का संविधान है उसको बनाया है। आगे हम देखते हैं कि संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों में आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल कर लिया गया है। और दूसरा क्या कारण है, संविधान की हमारी जो दूसरी विशेषता है वो क्या बताई गई है, तो वो बताया गया है विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें हमने जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में बताया था कि जो हमारा संविधान है, जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी उसने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था और उसके बाद जो उनको ठीक लगा कि ये हमारी कंट्री के लिए ठीक है, हमारे देश के लोगों के लिए ठीक है, उसको अपने संविधान में शामिल किया है। तो वही बातचीत की जा रही है कि विभिन्न स्रोतों से विहित जो हमारा संविधान है इसके बारे में। तो भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों से लिया। कुछ प्रावधान तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी जो है वो गर्व के साथ कहते हैं कि क्या कहते हैं, भारत का जो संविधान है उसका निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों के छानने के बाद किया गया है। जबकि जो हमारे मतलब कि संविधान के आलोचक हैं वो भारत के संविधान को उधार का कटोरा कहते हैं, और साथ में कहते हैं हौज पौज टाइप का भी बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। इसी चैप्टर में आगे बताई गई हैं कि किन्होंने किस तरह से हमारे संविधान की आलोचना की है। और इसी उधार के कटोरे को ही लेकर के देखिए, मतलब अंबेडकर जी ने कितने गर्व से कहा है कि हमने कोई ऐसा वैसा संविधान नहीं बनाया है, इतने सारे देशों के संविधान को पढ़ा, उसको समझा, उसमें जो चीज़ें अच्छी लगी उसको छान करके हमने एक मतलब कि अनूठा संविधान अपने देश के लिए बनाया है। आगे हम देखते हैं संविधान का जो अधिकांश ढांचागत हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और संविधान का दार्शनिक भाग जिसे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, ये क्रमशः हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो जो मौलिक अधिकार है इसको हमने अमेरिका यानी यूएस से लिया है। और जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी कि डीपीएसपी, इसको हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो राजनीतिक भाग हैं जिसमें आपको मिलेगा कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध, ये हमने जो है ज़्यादातर इसके हिस्से ब्रिटेन के संविधान से लिए हुए हैं।
आगे फिर संविधान के जो अन्य प्रावधान हैं उसमें आपको मिलेगा कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, जो आपकी रूस रह गया है, पहले यूएसएसआर था वो, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों से भी हमने अपने संविधान में कुछ ना कुछ शामिल किया है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा जो प्रभाव और भौतिक सामग्री है, ये स्रोत कौन सा है, तो ये भारत शासन अधिनियम रहा है। हम देखते हैं संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण जो हैं वो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं या फिर इससे मिलते जुलते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को हमने एग्जैक्ट वहीं से उठा के रख दिया है अपने संविधान में और कुछ फेर बदल करके और उससे मिलता जुलता अपने संविधान में शामिल किया है। तीसरी हमारे संविधान की क्या विशेषता है, तो तीसरी विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय, यानी कि जो हमारा संविधान है यह ना बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है। चलिए देखते हैं। संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत हो, उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान। जबकि लचीला या नम्य संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की हो, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। और हमारा जो संविधान है वो ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है। कुछ ऐसे भी जो है व्यवस्थाएं हैं जिनमें अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आप साधारण बातचीत से, यानी कि साधारण जो है कुछ लोग अपने मतलब कि जो संसद है उसमें आधे लोग अगर रहें तो उनके सिग्नेचर से हो जाता है संविधान में संशोधन। तो ये सारी चीज़ें संविधान के संशोधन वाले भाग में देखेंगे हम। आगे कह रहे हैं कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। आर्टिकल 368 में 2 तरह के संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे संविधान में किस किस तरह की चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेंगी, वो सब आपको इस चैप्टर में बता दिया जा रहा है। आगे कह रहे हैं पहले में क्या बातचीत है कि कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, जैसे कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। तो ये कैसा संशोधन है, तो ये जो है विशेष उपबंधों के द्वारा किया गया संशोधन है। और जबकि दूसरा बता रहे हैं कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से भी संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर हमसे कह रहे हैं कि जो हमारा चौथा विशेषता है हमारे संविधान की वो क्या है, तो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो इसमें बता रहे हैं कि भारत का जो संविधान है संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं। तो आगे बता रहे हैं कि जो संघ है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो उसके लक्षण बता रहे हैं कि 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। ये सारी चीज़ें किसकी हैं विशेषता, तो जो संघीय सरकार है उनकी विशेषता यहाँ बताई गई है। और हमारा जो भारत का संविधान है वो इन सारी चीज़ों के साथ उसके संविधान में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द, यानी कि संघीय का मतलब फेडरल, जो फेडरल शब्द है वो कहीं भी उपयोग में नहीं आया है। फिर हम देखते हैं जब देखिए जो संघीय शब्द है ना उसको अंग्रेजी में 2 वर्ड्स हैं, हिंदी में एक ही जो है उसका अर्थ होता है, जबकि अंग्रेजी में 2 वर्ड्स हैं, जैसे कि फेडरल एंड यूनियन। तो जो हमारा देश का संविधान है वो
हमारे देश में जो संविधान है उसमें यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि जो अमेरिका का संघ है उसमें आपको फेडरल शब्द देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि दूसरी ओर आर्टिकल 1 जो है उसमें बताया गया है कि भारत का उल्लेख, एक सेकेंड, भारत का जो उल्लेख है वो राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, जिसके दो अभिप्राय हैं। पहला क्या अभिप्राय है, तो पहला है कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा कि कोई भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसा कि जो अमेरिका का संविधान है उसके लिए ये चीज़ परफेक्ट बनती है कि जो संघ है वो राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है, लेकिन हमारा जो हमारे भारत देश का संघ है वो राज्यों के मध्य हुए समझौते का परिणाम नहीं है, और ना ही तो हमारे देश से किसी राज्य को अलग होने की छूट ही है। मतलब कि अगर एक बार आप हमारे संघ में शामिल हो गए तो फिर आपको वहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलने वाला है, वो रास्ता बंद है। और फिर इसी वजह से भारतीय जो संविधान है उसको निम्नांकित नाम दिए गए हैं, और ये कौन कौन से नाम हैं, तो एकात्मकता की भावना में संघ, अर्ध संघ, और ये जो अर्ध संघ है वो केसी वेयर के द्वारा दिया गया है। ये दरअसल अर्ध होना चाहिए, इसमें अर्थ लिखा हुआ है तो इसको देख लीजिएगा। और तीसरा क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, और ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने दिया है, मॉरिस जोन्स ने दिया, और साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा दिया गया शब्द है। साथ में फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, और ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आइवर जेनिंग्स व अन्य के द्वारा कहा गया है। ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, एक बार देख लीजिएगा। हमेशा तो नहीं पूछी जाती लेकिन पूछी जाती रहती हैं कि किसने हमारे संविधान को क्या कहा है। आगे और भी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जब लोग आलोचक आएंगे हमारे संविधान की, जब आलोचना होगी इसी चैप्टर में तो वो दिखेगा आपको। और भारतीय संविधान की जो 5वीं विशेषता है वो है सरकार का संसदीय स्वरूप। तो इसमें बता रहे हैं कि भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है, और संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है। आगे बता रहे हैं कि जो संसदीय प्रणाली है इसको सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप में उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है, और संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं उसको नीचे बताया गया है। तो पहली विशेषता क्या है, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता। तो आप ये जो देखते हैं वास्तविक जो मतलब कि कार्यपालक हैं इसमें आपको पीएम मिल जाएंगे, जबकि जो नाम मात्र के हैं इसमें आपको प्रेसिडेंट मिलेंगे। और दूसरा है बहुमत वाले दल की सत्ता, जैसे कि आपने देखा ही होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स रहती हैं वही पीएम बन जाता है। अभी हाल ही में चुनाव भी हुआ है तो उसमें आपने देखा ही है कैसे बीजेपी मतलब पूर्ण बहुमत के साथ ना सही लेकिन उसने अपना बहुमत सिद्ध किया है, और 392 सीट के साथ वो वर्तमान में उनका जो है नेता पीएम है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो हमारे देश में है। और तीसरा क्या है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, और विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, और साथ में क्या है, निचले सदन को विघटन यानी कि लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन। हालांकि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि क्या अंतर है वो बताया गया है। बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश संसद है उसकी तरह भारतीय संसद जो है वो संप्रभु नहीं है। हमारे यहाँ दरअसल संसद संप्रभु ना होकर के संविधान और संविधान को बनाने वाले यानी कि भारत की जनता ये संप्रभु है, और जबकि जो ब्रिटेन की संसद है वो एकदम अपने आप में ही सुप्रीम मानी जाती है। आगे बता रहे हैं कि इसके अलावा भारत का जो प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है यानी कि गणतंत्र, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे देश के हेड होते हैं, जो हेड पोस्ट पे जो व्यक्ति रहते हैं वो ऐसा नहीं है कि आनुवंशिक तौर पे अगर मतलब कि जैसे कि पापा जो है
मतलब प्रेसिडेंट थे तो उनका जो बेटा है वो प्रेसिडेंट या उनकी बेटी प्रेसिडेंट, तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो हमारे देश में नहीं है, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में रानी के फिर पुत्र जो है राजा बनेंगे, उनकी पुत्री रानी बनेगी, इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे चलती है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे यहाँ इसमें भी गणतंत्र है। भारत के जो लोग हैं वो अपने हेड ऑफ मतलब जो हेड ऑफ कंट्री का चूज करते हैं, भले ही प्रत्यक्ष रूप में वोटिंग नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में ही वोटिंग होती है, लेकिन जो लोग उनको चूज करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता ने चुन करके वहाँ भेजा होता है। तो इस वजह से माना जाता है कि जो भारत के हेड हैं वो चूज किए जाते हैं उनके यहाँ, मतलब कि यहाँ अपने यहाँ इस मामले में भी गणतंत्र है। जिस तरह से ब्रिटेन में है उस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ मतलब कि हेड ऑफ पोस्ट के लिए नहीं है। आगे हम देखते हैं, जबकि जो ब्रिटेन है वहाँ पे उत्तराधिकारी व्यवस्था है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि जैसे अभी हाल ही में 1-2 साल पहले जो वहाँ की महारानी थी उनकी डेथ हुई है, तो उनके जो पुत्र हैं वर्तमान में वो वहाँ के राजा बने हुए हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वर्तमान में हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल को उनकी बेटी या उनका बेटा जो है राष्ट्रपति बनेगा। फिर से चुनाव होगा, चुनाव में लोग आएंगे, जो भी जो है जीत जाएगा वो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बन जाएगा। और कोई मतलब नहीं है कि वो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस क्षेत्र से हैं, कौन सा उनका लिंग है, कौन से समुदाय से है, इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। आगे हम देखते हैं, किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार अब इसे क्या कहते हैं, तो प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। जो छठवीं जो हमारे संविधान की छठी विशेषता है वो क्या है, तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो चलिए देखते हैं, संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया है। यानी कि जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है उस तरह की शक्तियाँ हमारे भी सर्वोच्च न्यायालय को मिली हुई हैं। हम देखते हैं, जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा वाली बात है, वो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। यानी कि जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा पावरफुल है। और इसलिए ऐसा क्यों है ये बता रहे हैं आगे, कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अमेरिकी संविधान है वो विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान, मतलब कि अमेरिका के जो संविधान है उसमें विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि जो भारतीय संविधान है इसमें विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। कहाँ पे, आर्टिकल 21 में। तो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है, ताकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहे कि विधि की नियत प्रक्रिया क्या है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। तो जो विधि की पहले हम आपको बताते हैं जो हमारे भारत देश में अपनाया जाता है उसके बारे में। तो भारत देश में हम लोग क्या अपनाते हैं कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, और ये अमेरिका में विधि की नियत प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जो विधि की मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो क्या काम करता है, तो यह जो है यह कानूनों को उचित और पारदर्शी तरीके से लागू कराता है, पारदर्शी तरीके से लागू कराता है। यानी कि मतलब कि ऐसी कोई भी विधि जो मतलब सपोज दैट आपके साथ किसी भी तरह का कुछ मतलब कोई भी समस्या हुई, आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी गए कि देखिए श्रीमान हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, आप इस पर कुछ बात कीजिए। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है जहां आप गए हैं, वो सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे पहले तो वो देखेगा कि क्या ये जो है जो मतलब कि जिसके तहत आपको ये मतलब सपोज दैट जिसके तहत आपका ये फंडामेंटल राइट है वो छीना गया है, क्या इसके लिए कहीं पहले से कोई कानून बना हुआ है, क्या कोई कानून पहले से विद्यमान है। अगर है तो फिर वहाँ पे वो शांत रहेंगे। और दूसरा क्या देखेंगे कि क्या जो कानून बनाया गया है वो उसी अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है जिस अथॉरिटी को क्या ये कानून उसी अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है जिस अथॉरिटी के दायरे में ये कानून बनाया जाना चाहिए। सपोज दैट सेंटर का मामला है और सेंटर को उस पर राइट है जो है
मतलब कि सेंटर को राइट है उस पे कानून बनाने का, तो कहीं उस पे मतलब स्टेट ने तो कानून नहीं बना दिया है। अगर स्टेट कानून बनाएगा तो जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ आप गए हैं वो तुरंत एक्शन लेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट मतलब कि जो सेंटर का मामला था उस पर कानून भी सेंटर ने बनाया है और उसके तहत आपका जो ये फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो रहा है, तो वहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो शांत रहेगा। और तीसरा वो ये चेक करेगा कि क्या ये जो कानून या विधि बनाई गई है ये उसी तरीके से बनाई गई है, उसी विधि से बनाया गया है जो तरीका इसके लिए बताया गया है संविधान में। अगर ये तीनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं, इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हुए कोई विधि बना करके आपसे फंडामेंटल राइट्स छीना जा रहा है या कुछ भी और छीना जा रहा है या आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, तो वहाँ पे जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो शांत रहेगा। उसके पास फिर कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो उस कानून को शून्य घोषित कर सके। जबकि हम ये हो गया कि मतलब कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी अगर विधि के द्वारा सारे चीज़ों को ठीक से फॉलो करके कोई कानून बना करके आपके साथ कुछ ज्यादती हो रही है तो वहाँ हमारा जो कोर्ट है वो शांत बैठ जाता है। जबकि जो अमेरिका में मतलब अमेरिका की जो कोर्ट है वो क्या है, तो ये उसके पास अगर कोई मामला गया, सपोज दैट वो देखा और उसने देखा कि इनके इस अधिकार का हनन हो रहा है इसके तहत, तो सबसे पहले वो इन तीन चीज़ों को तो चेक करेगा ही जो भारत में चीज़ें चेक होती हैं। उसके साथ साथ वो ये भी देखेगा कि क्या मतलब कि ये जो कानून बनाया गया है इससे सामने वाले के साथ किसी भी तरह की कोई ज़्यादा जाति तो नहीं हो रही है। भले ही कानून पूरे नियम और संयम के साथ बनाए गए हों, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी प्राकृतिक नियम का उल्लंघन हो रहा होगा तो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। जबकि हमारे यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो देखेगी कि क्या विधि जो कानून बनाया गया है उसमें विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। जबकि जो अमेरिका की संसद है वो ये तो देखेगी ही, लेकिन उसके साथ वो ये भी चेक करेगी कि क्या जो कानून है वो किसी प्राकृतिक नियम का या किसी प्राकृतिक अधिकार का तो हनन नहीं कर रहा है। अगर किसी प्राकृतिक अधिकार का हनन हो रहा है तो फिर वो जो कानून है वो शून्य घोषित कर दिया जाता है। इसी वजह से माना जाता है कि जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है वो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है। आगे हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आगे हम देखते हैं कि इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। और ये जो विधि की नियत प्रक्रिया और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसको अगले वीडियो में ठीक करने का प्रयास करूँगी। तो फिर हम आगे देखते हैं। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपना मतलब संसद जो है वो अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधन कर सकती है। आगे हम देखते हैं जो हमारे संविधान की 7वीं विशेषता है वो क्या है। तो जो हमारे संविधान की 7वीं विशेषता है वो एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की बातचीत है। और इसमें आप देखिए क्या बातचीत है कि भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। जो हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसके कोई भी फैसले होंगे वो हाई कोर्ट्स पर मान्य होते हैं और जो निचली अदालतें होती हैं उन पर भी मान्य होते हैं। जबकि जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप में सुप्रीम है, मतलब उससे बड़ी फिर कोई भी अदालत नहीं बनी हुई है। जबकि और साथ में चाहे वो राज्य के लिए मामले सुने या केंद्र के लिए मामले सुने या किसी के लिए भी मामले सुनती है वो अपने आप में सुप्रीम होता है। जबकि जो अमेरिका वगैरह है वहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अलग व्यवस्था है, वहाँ राज्यों का अपना सर्वोच्च न्यायालय है और साथ में जो अमेरिका है उसका अपना जो है सर्वोच्च न्यायालय है। जबकि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय केवल एक ही है। भले ही हाई कोर्ट्स हर राज्यों के लिए अलग अलग हैं, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल एक ही है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि
अपना राज्यों का अपना अलग सर्वोच्च न्यायालय है और साथ में अमेरिका जो है उसका अपना एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो इस तरह से जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ा भिन्न है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। और आगे बता रहे हैं कि जो भारत की न्याय व्यवस्था है, भारत की न्याय व्यवस्था उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है वो शीर्ष पर है और इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे आपको मिलेंगे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। जो न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि जो अमेरिका है उसमें संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य के कानूनों को राज्य की न्यायपालिका लागू करती है। और आगे बता रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संघीय अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक भी है। और ये क्वेश्चन अपने आप में ही पूछा जाता है कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो ज़्यादातर बच्चे इसको प्रेसिडेंट लगा देते हैं, जबकि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आगे बता रहे हैं कि इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। किसके? तो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा और साथ में न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारतीयों की जो भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, यानी कि जो विधायिका है उसमें न्यायाधीश के आप किसी भी कामकाज पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। और साथ में सेवानिवृत्ति के बाद जो अदालत है उसमें कामकाज करने पर भी रोक लगाई गई है और इसके साथ साथ अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति और साथ में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। और ये कहाँ है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये आर्टिकल 15 में बताया गया। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम ये सब देखते हैं और ये चीज़ भी अपने आप में पूछ ली जाती है कि जो न्यायाधीश हैं, कहाँ गया जी, ये जो खर्चों की बात है कि जो कि न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके खर्चों का कहाँ से दिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। फिर 8वां जो हमारे संविधान का क्या है, तो हमारे संविधान को जो 8वां विशेषता है वो क्या है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारे संविधान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता है फंडामेंटल राइट्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको आगे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बातचीत है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि संविधान के तीसरे भाग यानी भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन आपको किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से आपको आर्टिकल 32 नहीं है, दरअसल ये 12 से आर्टिकल 36 तक है। 36 या 35 नहीं, 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान में भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। और हम देखते हैं फिर पहला जो है, जो 6 आपको आपसे ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये कौन कौन से अधिकार हैं, तो पहला है समानता का अधिकार, और जो ये समानता का अधिकार है ये आपको आर्टिकल 14 से 18 के मध्य मिलेगा। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आपको आर्टिकल 19 से 22 के मध्य मिलता है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24 में। फिर है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में मिलेगा। और 5वां है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29-30 में। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। इसी के तहत आप कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन को लेकर के, और इसी वजह से इसको जो है अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। ये सब क्वेश्चंस अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसका जो उद्देश्य है वो वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है, और यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करता है। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। और ये किस आर्टिकल के तहत जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, तो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा।
ये 32 है, इसको ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 32। और इसके बाद बता रहे हैं कि जो अब वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय क्या काम करेगा, तो वो बता रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण। तो ये और जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो है जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें ये रिट्स के बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट में बताया गया होगा नहीं, फंडामेंटल राइट्स वाले में ही बताया होगा, जहाँ भी बताया होगा वहाँ पे हम इसको देखेंगे। फिर हम देखते हैं हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में भी आते हैं लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है, और साथ में अपरिवर्तनीय भी नहीं है यानी कि इनमें परिवर्तन किया जा सकता है कानून बना करके। फिर हम देखते हैं संसद, अब कानून बना करके क्या मतलब ऐसा नहीं है कि साधारण प्रक्रिया से, फिर उसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है आर्टिकल 368 के तहत। हम आगे देखते हैं संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, और इनमें कटौती भी कर सकती है। और ये जो आप ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट इसी तरह से जो हाल ही में 11 फ़रवरी को RO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये स्टेटमेंट पूछा गया था इसी तरह से, लेकिन बड़ा घुमाऊ टाइप का था, समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या उसका राइट आंसर होना चाहिए था, और आंसर की वगैरह आई नहीं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न के दायरे में है अभी क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 20 से 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। जो हमारे संविधान की नवी विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें हम कहते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ, आगे आप देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं क्या बातचीत है इसमें। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है, जिनका उल्लेख यानी कि इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग का मतलब है भाग 4 में किया गया है, और इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिकवादी। तो ये जो आप बंटवारा देख रहे हैं समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी, ये आपको संविधान में नहीं मिलेगा। ये अपनी जानकारी के लिए हम इसको थोड़ा अच्छे से समझ सकें इसके लिए इसको इन 3 पार्ट्स में बांट करके देखा जाता है। आगे हम देखते हैं जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, और साथ में इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अपने आप में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, मतलब स्टेटमेंट वाइज में ही, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें वो कानूनन बाध्यकारी हैं, जबकि जो DPSP है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। आप इसके लिए कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि देखिए हमारे जो है DPSP को ये लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो राज्य है वो जो DPSP में हमको देने के लिए बताया गया है उसको ये लोग हमें दे नहीं रहे हैं। तो इसके तहत इसके लिए आप जा कर के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसका मतलब इसकी मांग या डिमांड नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं, और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनैतिक है, अर्थात जनमत। आगे हम देखते हैं जो मिनर्वा मिल्स मामला आया था 1980 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है, और यह भी बताया गया है कि भारतीय संविधान जो मतलब कि हमारा DPSP है और जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें समन्वय बना रहे, ये संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत भी आता है। तो एक तो आपको मैंने मूल ढांचा बता ही दिया कि मूल ढांचा क्या है, जो कि अभी पीछे बताया ना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का नवाचार है मूल ढांचा, वो कहीं भी आपको संविधान में नहीं मिलेगा। तो उस मूल ढांचे के तहत ये शामिल है कि फंडामेंटल राइट्स में और जो DPSP है उसमें समन्वय बना रहे, यानी कि वो एक दूसरे से टकराएं ना। आगे हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य, ये हमारे संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है विशेषता है मौलिक कर्तव्य। इसमें बता रहे हैं कि जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, यानी कि जब हमारा संविधान बना था, जब हमारे संविधान ने इसको मतलब कि हमारे संविधान को भारत की जनता ने अपनाया था, उस टाइम पे
उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा कोई भी चैप्टर ऐड नहीं था। इसको आगे चल करके किनकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है, उन्हीं की सिफारिश पर इसको अपनाया जाता है। और ये जो सरदार सिंह कमेटी है वो कब, मतलब कि इनके तहत इसमें मतलब जो ये जोड़ा गया है इनकी सिफारिश पर, वो कब जोड़ा गया है, तो 42वां यानी 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसी के तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में ऐड किया गया। और ये कहाँ पे है, तो ये आर्टिकल 51A के तहत है। ठीक, तो आगे फिर हम देखते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं इसको बता देती हूँ कि यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल, जो कि 1975 से 1977 तक लगाया था संविधान, मतलब कि इमरजेंसी जो लगी थी उस टाइम की बात है, इसके दौरान शामिल किया गया था। और जो है 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यानी कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस टाइम पे इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। आगे जो है 2002 में एक अमेंडमेंट होता है जिसमें एक 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ दी जाती है, जो कि बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा से संबंधित का मतलब कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दिलाई जाए, इस टाइप की बात है। आगे हम देखते हैं क्या बातचीत है। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है, जिसमें जो है आर्टिकल केवल एक ही है यानी 51A, और इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, और जो हमारी मिश्रित संस्कृति है इसकी समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे। और इसके साथ साथ क्या बात है, तो सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे इत्यादि जो मौलिक कर्तव्य हैं। आगे आपको मौलिक कर्तव्य का एक चैप्टर ही मिलेगा, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको भी मतलब कि कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों की तरह जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको भी कानूनी रूप से लागू नहीं करवाया जा सकता। आगे हम देखते हैं जो हमारा भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये भी हमारे संविधान की विशेषता है, और हमारे जो संविधान है उसने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाया हुआ है। फ्रांस की तरह इसने नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को नहीं अपनाया है। जो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है और जो नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो जो हमारी सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है इसका मतलब है कि जो हमारा भारत है उसका अपना, मतलब कि उस पूरे देश का अपना कोई मतलब उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि वो हिंदू राष्ट्र हो जाए या मुस्लिम राष्ट्र हो जाए या सिख राष्ट्र हो जाए, तो इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई है। यानी कि हम लोग, हमारा जो देश है वो किसी एक धर्म विशेष को हमारा संविधान मान्यता नहीं देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो जितने भी जो है धर्म वगैरह हैं उनको समान संरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि अगर हमारे यहाँ होली पे छुट्टी मिलती है तो उसके साथ साथ आप देखेंगे ईद पे भी आपको छुट्टी मिलेगी, और उसके साथ आपको जो क्रिसमस डे होता है उस पर भी छुट्टी मिल जाती है। यानी कि जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं सबको मतलब कि एक समान ट्रीट किया जा रहा है। जो व्यवस्था हिंदू धर्म के लिए है वही संरक्षण मुस्लिम धर्म को भी दिया जा रहा है, वही संरक्षण सिख, ईसाई, पारसी जो भी हैं हमारे देश में सबको दिया जा रहा है। जबकि नकारात्मक जो धर्मनिरपेक्षता होती है वो क्या होती है कि हम किसी भी धर्म को मानेंगे ही नहीं, एक तरह से नास्तिक हैं। फिर चाहे आप वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, आई डोंट केयर, हम किसी को कोई संरक्षण नहीं देंगे किस धर्म के नाम पे। कुछ भी हम किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था धर्म के नाम पे करेंगे ही नहीं। और इस तरह की जो व्यवस्था है वो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उसमें आपको मिल जाएगी, फ्रांस में मिल जाएगी, इस तरह की जो व्यवस्था है। तो हम आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है
भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। तो वो क्या है, पहले हम देखते चलते हैं। पहला क्या है कि 1976 में जो मतलब 42nd अमेंडमेंट आया था, उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यद्यपि हमारे संविधान की मूल भावना में धर्मनिरपेक्षता पहले से ही शामिल थी, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन किया गया उसके तहत इसको जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना में ऐड कर दिया गया। तो आगे बता रहे हैं कि प्रस्तावना है वह हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता का रक्षण है, मतलब की रक्षा करता है, रक्षा करती है। और आगे कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और ये कहाँ पे है, तो आर्टिकल 14 में है। यानी कि आर्टिकल 14 के तहत आपको जो मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो उसको कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आगे चौथा क्या लक्षण है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये कहाँ है, तो आर्टिकल 15 के तहत आपके साथ किसी भी धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आगे पांचवा है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, आर्टिकल 16 के तहत। साथ में हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार दिया जाएगा, आर्टिकल 25 के तहत। साथ में ये भी है कि हर धार्मिक समूह अथवा उसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा, आर्टिकल 26 के तहत। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फीस वगैरह ली जा सकती है लेकिन टैक्स नहीं लिया जाएगा, आर्टिकल 27 के तहत। जैसे कि जजिया कर लिया जाता था, तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, तो उस टाइप के जो कर वगैरह हैं वो नहीं लिए जाएंगे किसी से भी। आगे फिर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, आर्टिकल 28 के तहत। साथ में नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार होगा, आर्टिकल 29 के तहत। और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को मतलब उनकी स्थापना करने, उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 30 के तहत। जो राज्य हैं वह सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेंगे, आर्टिकल 44 के तहत। साथ में आगे फिर बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा है, धर्म, चर्च और राज्य या राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखने वाली, वो यहाँ पे नहीं चलती है हमारे यहाँ बता रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की यह जो अवधारणा है यानी कि जो पश्चिम में चलती है उसे क्या कहते हैं, तो वो नकारात्मक अवधारणा है। और जो भारतीय परिवेश में यह लागू नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ का जो समाज है वो बहुधर्मवादी है। यानी कि भारतीय समाज में इस प्रकार की जो अवधारणा है उसे हम लागू नहीं कर सकते क्योंकि जो भारतीय समाज है वो बहुधर्मवादी है, यहाँ अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और साथ में आगे बता रहे हैं कि इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर और सभी धर्मों के साथ समान रूप से उनकी रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। और इसके अलावा क्या बातचीत है, तो इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। फिर हम आगे देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। तो हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसके द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे मतदान का अधिकार दिया जाएगा। और ये जो मतदान का अधिकार आपको 18 वर्ष में दिया जा रहा है, ये पहले 21 ईयर्स का था और 1989 में जो है 61वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इसके द्वारा जो मतदान की उम्र है वो 21 से डिक्रीज़ करके 18 ईयर्स कर दी गई। यानी कि
अगर आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, भारत के नागरिक हैं, तो फिर आप एलिजिबल हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हों और मतलब कि कोई भी लिंग हो आपका, किसी भी जात के हों, किसी भी समुदाय को हों और भारत देश के किसी भी कोने में रहते हों, बस आपने 18 ईयर्स की जो एज है उसको कंप्लीट कर ली है तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि देश के बृहदाकार जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता मतलब सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं के द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना ये एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। आगे हम देखते हैं जो वयस्क मताधिकार है लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर भी देता है और कमज़ोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा को भी जगाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे संविधान की एक विशेषता है एकल नागरिकता, यानी कि जो हमारे भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी का हो, उसके पास एकल नागरिकता अर्थात उसके पास केवल भारत की नागरिकता होगी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ या कोई केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में रह रहा हो तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं दिल्ली का जो है नागरिक हूँ। वो सारे व्यक्ति जो हमारे भारत देश के क्षेत्र में आते हैं, फिर वो किसी यूनियन टेरिटरी के हों, किसी जो है स्टेट के हों या कहीं के भी हों, वो सारे लोग केवल एक ही जगह के नागरिक कहलाएंगे, भारत के नागरिक। तो हम यहाँ इसके बारे में बताया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और 2 लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है अर्थात भारतीय नागरिकता। हम देखते हैं दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल व्यक्ति की नागरिकता होती है, न केवल देश की नागरिकता होती, यानी कि उनके पास केवल अमेरिका की ही नागरिकता नहीं होती, बल्कि जो 50 स्टेट्स हैं उस स्टेट में वो जो इस स्टेट के निवासी होंगे वहाँ के भी वो नागरिक कहलाएंगे, उनके पास वहाँ की अलग से नागरिकता होती है। फिर कह रहे हैं कि बल्कि वह जिस राज्य में रहते हैं उसकी भी नागरिकता उनके पास होती है, इसलिए वह अधिकारों के 2 समूहों का लाभ उठाते हैं, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त अधिकार, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारत में सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या कहीं भी रहता हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहे हैं। इसका अर्थ आप ये लगा सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने जिस एकीकृत और संगठित भारतीय राष्ट्र की कल्पना की थी वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आप लोग प्लीज़ सेशन को थोड़ा शेयर कर दिया करिए। जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार में बैठते हैं तो लगातार, चाहे फिर वो 1 घंटे की वीडियो हो, 2 घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो, लगातार हम उसको बना के उठते हैं। और बीच में चूँकि हम गांव में रहते हैं तो गांव में बार बार लाइट वगैरह भी कटती रहती है, बहुत स्ट्रगल है, साथ में नेट वगैरह भी नहीं चलता। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को मतलब कि थोड़ा प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियोस को शेयर किया करिए ताकि हमारी मेहनत का जो परिणाम है वो हमें दिखे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है स्वतंत्र निकाय। तो हम देखते हैं स्वतंत्र निकाय में क्या बातचीत है। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार यानी केंद्र और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है और इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित भी किया है। ऐसे आपको कुछ स्वतंत्र निकाय मिल जाते हैं, जैसे कि आपको निर्वाचन आयोग मिलेगा, यूपीएससी मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं ऐसे कुछ जो स्वतंत्र निकाय हैं। उनमें पहला है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्वतंत्र निकाय है। फिर हम देखते हैं दूसरा, राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये क्या काम करते हैं, तो ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं। सरकार के द्वारा
जो भी खर्चे किए जाते हैं उनकी वैधानिकता और उनके उचित होने पर यह टिप्पणी करते हैं। आगे फिर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात हो रही है। अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का यह आयोजन कराता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं। आगे बता रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो राज्यों में पीसीएस का परीक्षा वगैरह होता है तो उसके लिए जो संस्था बनाई गई है उसके बारे में बता रहे हैं ये। और इनका जो काम है हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना और अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। फिर विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा और साथ में निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से इन जो संविधान के निकाय हैं इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। यानी कि आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्वतंत्र होकर अपना काम करें। आपका जो पेमेंट वगैरह है वो एकदम फिक्स है, आपका टाइम पीरियड भी फिक्स है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। हालांकि कितने निष्पक्ष होकर के काम करते हैं ये तो सारे लोग जानते हैं। हमेशा सवाल के घेरे में सारे लोग खड़े ही रहते हैं, फिर चाहे वो चुनाव आयोग ही क्यों ना हो। हम देखते हैं आपातकालीन प्रावधान, और ये हमारे संविधान की मतलब अनूठी ये भी विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान, जो आपातकाल है इसकी स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था की गई है। हम देखते हैं इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का जो उद्देश्य है वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। आगे हम देखते हैं कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की जो है वो विवेचना की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, और ये कब लगता है तो युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था जब हो जाती है, मतलब राष्ट्रीय अशांति की जो अवस्था उत्पन्न होती है, तो आर्टिकल 352 के तहत देश में कौन सा आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल, इसे नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। यही लगी थी 75 से 77 के मध्य में नेशनल इमरजेंसी, जिसमें आपने बहुत ही फेमस कोड है, भाइयों और बहनों हमारे देश के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया हुआ है। और ये जो मतलब की स्टेटमेंट है ये किन्होंने दी थी आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि इस कुछ दिनों के जो है इन कुछ दिनों में बहुत फेमस रही है ये। और साथ में अभी तो मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस मनाने की भी घोषणा कर दी है, तो अब तो और ही ज़्यादा ये जो मतलब की स्पीच है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, हो सकता है और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। हम देखते हैं राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद जो है 365, इसके तहत कौन सी मतलब कि यहाँ पे कौन सा आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और हम आगे देखते हैं वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक भारत में एक भी बार भगवान के आशीर्वाद से नहीं लगा है, ना भी लगे तो ही अच्छा है। तो हम देखते हैं भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में ये लगाया जाता है, और किस आर्टिकल के तहत तो आर्टिकल 360 के तहत। आपातकाल के दौरान देश की जो पूरी सत्ता है वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है, राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, और इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का जो ढांचा है वो संघीय से एकात्मकता की ओर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं राजनीतिक तंत्र का संघीय यानी सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक यानी आपातकाल के दौरान में परिवर्तन होना, ये भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। इसकी बहुत आलोचना भी की जाती है, पर अभी यहाँ पे आलोचना तो बताई नहीं गई है, यहाँ जो बताया गया है बुक में हम उसको देखते हैं। और इसके साथ साथ एक और नवाचार हमारे देश में किया गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये भी हमारे संविधान की मतलब अनूठी विशेषता है, ये तो एकदम ही अनूठी है क्योंकि ये हमारे देश का ही नवाचार है, आपको कहीं और देखने को मिलेगा भी नहीं। तो ये क्या है तो ये है त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और जो तीसरा ये स्तर है वो है पंचायतें। तो हम देखते हैं मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य थे, और संगठन के संबंध में इसमें प्रावधान तथा
केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। बाद में 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय यानी स्थानीय सरकार का प्रावधान किया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था जोड़ी गई है, यानी कि जो पंचायतों को प्रावधान जोड़ा गया है, वो किस देश से कॉपी किया गया है, तो आपको बताना है भैया हर चीज़ कॉपी ही नहीं की जाती, कुछ नवाचार भी होते हैं हमारे देश में। और ये जो पंचायत है वो हमारे देश का अपना खुद का नवाचार है, जैसे कि मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट का नवाचार है, और जो 0 आवर है वो भी हमारी संसद का नवाचार है। तो हम लोगों ने बहुत सारे नवाचार भी किए हैं, हर चीज़ को हमने कॉपी ही नहीं किया है कहीं से। आगे हम देखते हैं संविधान में एक नया भाग जो है भाग 9 और एक नई अनुसूची जो कि 11वीं अनुसूची है, इनको जोड़कर 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं जो कि शहरी स्थानीय सरकारों से संबंधित हैं, इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की। यानी कि जो भाग 9 है उसके साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कब जोड़ा गया, तो 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 और इसके द्वारा पंचायतों की व्यवस्था की गई। जबकि 74वां जो संविधान संशोधन 1992 है, इसमें भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें नगर पालिका परिषद का जो है उसको संवैधानिक मान्यता दी जाती है। और फिर हम देखते हैं सहकारी समितियां। तो 97वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2011 में, इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने निम्न 3 परिवर्तन संविधान में किए। पहला परिवर्तन क्या किया, तो इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया और ये मतलब कि आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज C में है। फिर आगे हम देखते हैं इसने और क्या किया, तो इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि राज्य का नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा, जिसको सहकारी समितियां कहा गया। इसके प्रोत्साहन के लिए कहाँ पे, तो आर्टिकल 43 में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 43 जोड़ा गया। किसके लिए, तो सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए। और तीसरा क्या है, तो इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ दिया, सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 243ZS से लेकर आर्टिकल 243ZT तक। आगे हम देखते हैं एक नया भाग 9B जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। और यह जो है संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाएं हैं उनको अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। आगे हम देखते हैं संविधान की आलोचना। आ गया भाई जो हमारा संविधान यद्यपि अद्वितीय है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इन विशेषताओं की लोगों ने बहुत आलोचना भी की है। तो हम देखते हैं कि कौन से आलोचक रहे हैं और उन्होंने किन किन प्यारे प्यारे शब्दों से हमारे संविधान की आलोचना की है, किस तरह की घोषणाएं की हैं, किस तरह की पूर्व धारणा बनाकर वो लोग के बातों को बोल रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको आलोचना में अब देखने को मिलने वाली हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई हमारे संविधान को लेकर के, जो कि कुछ भी सत्य नहीं हुआ, क्योंकि आप बिना सोचे समझे यूं ही कुछ बोलेंगे तो कैसे ही सही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया और अंगीकार किया गया, इसकी आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। पहला आधार क्या है, तो लोगों ने इसको भीख मांगा हुआ संविधान यानी उधार का संविधान कहते हैं, भीख का कटोरा एग्जैक्टली। देखते हैं क्या इसमें बातचीत करते हैं। तो जो आलोचक हैं उनका कहना है कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। इसे उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी अथवा एक हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि खिचड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की
पैबंदगिरी, ये सारे शब्द कह करके हमारे संविधान को आलोचकों ने संबोधित किया। और इसके साथ ही देखते हैं कि लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण और मतलब ये अतार्किक लिखा हुआ है, जबकि ये अतार्किक होना चाहिए था, ऊपर बिंदी इसमें नहीं होनी चाहिए थी। तो अतार्किक है और ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक जो मतलब कि उन्होंने जो अन्य देशों का संविधान लिया, देखा उसको, उसमें से वही प्रावधान अपने संविधान में लागू किए हैं जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे, और जो उसकी कमियां थी उनको अस्वीकार करके दरकिनार भी कर दिया है। तो हम आगे देखते हैं कि ये जो आलोचना इन लोगों ने की, कौन सी आलोचना, कि हमारा जो संविधान है वो उधार का संविधान है, इसकी आलोचना का प्रत्युत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। क्या इन्होंने कहा है, हम देखते हैं। तो अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया में मतलब कि ये जो दुनिया है इसके इतिहास में बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया हो सकता है? 100 सालों से अधिक हो गए जब दुनिया में पहला लिखित संविधान बनाया गया था, और इसका जो अनुसरण है वो अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। और ये भी कहें कि किसी संविधान का जो विषय क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है, और उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जो जानकारी है और जो मान्यता है वो आज पूरी दुनिया में है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है, और साथ में केवल एक नई चीज़ यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उनको ढालने की जो विविधता है वो उसमें मौजूद रहे। और ये दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो अन्य देशों की एकदम नकल है, उसमें कुछ भी नवाचार नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं समझता हूं कि जो लोग भी इस तरह की बातचीत कर रहे हैं उनको संविधान के जो यथेष्ट है उसके अध्ययन की जानकारी नहीं है, यानी कि जो उनका यथेष्ट अध्ययन है वो मतलब बहुत अच्छे से इन लोगों ने हमारे संविधान को पढ़ा ही नहीं, बस यूं ही बोले जा रहे हैं कि हमारा जो संविधान है वो उधार का संविधान है। फिर दूसरा जो है 1935 का जो अधिनियम है इसका कार्बन कॉपी कह करके लोगों ने हमारे संविधान की आलोचना की है। तो इसमें देखते हैं कि आलोचकों ने कहा कि जो संविधान निर्माता हैं इन्होंने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान को भारत के संविधान में डाल दिया है, और इससे संविधान 1935 के अधिनियम की जो है कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। यानी कि इनका भी कहना है कि इन लोगों ने 1935 को ही उठा करके अपने संविधान को उसी के आधार पर बना रखा है, कुछ भी नवाचार नहीं किया है, सब कुछ वही का वही कार्बन कॉपी कर लिया है। और इसके साथ में उदाहरण के लिए जो है बोला गया है कि एन श्रीनिवासन जो है इन्होंने कहा, यानी कि जो एन श्रीनिवासन हैं इनका जो टिप्पणी है वो बताई गई है कि इन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान है वो भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 का जो अधिनियम है उसकी नकल है, और उसी प्रकार जो है सर आइवर जेनिंग्स ये दूसरे व्यक्ति हैं और ये ब्रिटिश संविधान वेत्ता थे। इनका कहना है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, टेढ़ा नहीं बताया है, उन्होंने बताया कि बस सीधे वहीं से निकला है जहाँ से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। तो आगे फिर उनको जो है बताएंगे अंबेडकर जी। और इसके साथ फिर बता रहे हैं कि पुनः जो PR देशमुख हैं इन्होंने ये संविधान सभा के सदस्य भी थे, इन्होंने टिप्पणी की है कि जो संविधान है वो अनिवार्यता भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जोड़ दिया गया है। तो चलो कम से कम उनको कुछ तो दिखा कि हाँ ठीक है, जो वयस्क मताधिकार है वो 1935 से नहीं लिया गया है। बाकी तो इन लोगों का कहना था कि हम लोगों ने पूरा का पूरा 1935 को ही अपने संविधान के रूप में अपना लिया है। फिर आगे देखते हैं कि ये जो आलोचनाएं की जा रही हैं इस पे जो BR अम्बेडकर जी थे उन्होंने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा जो हिस्सा है वो शामिल कर लिया गया है, तो इसके लिए उनका कहना है कि मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कोई भी लज्जा वाली बात नहीं है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान का जो मूल विचार है उस पर किसी एकस्व अधिकार यानी कि किसी का जो है पेटेंट राइट नहीं है। मुझे खेद इस बात का है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो लिए गए प्रावधान हैं वो अधिकतर
प्रशासनिक विवरणों से ही संबंधित हैं। फिर आगे आप देखेंगे कि लोगों ने इस बात पे भी आलोचना की है कि जो भारत का संविधान है वो गैर भारतीय अथवा जो भारतीयता है उसके विरोधी है। तो हम देखते हैं आलोचकों ने इसमें क्या कहा है। तो आलोचकों के अनुसार जो भारत का संविधान है वो गैर भारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपरागत अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में एक व्यक्ति हैं जो कि संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, जिनका नाम है हनुमंथैया। इन्होंने क्या टिप्पणी की, तो इन्होंने कहा कि हम वीणा या गिटार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड बजा रहे हैं। तो ये उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कमेंट किया है। और इसके साथ ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए और उसी प्रकार से शिक्षित हुए। और आगे फिर देखेंगे कि जो लोकनाथ मिश्रा जी हैं, ये भी एक संविधान सभा के सदस्य ही थे। इन्होंने भी आलोचना की और इन्होंने कहा आलोचना में कि पश्चिम का जो दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण, जो हमारा संविधान है उसको उन्होंने किस तरह से जो है टिप्पणी की है कि जो हमारा संविधान है वो पश्चिम का दासवत अनुकरण या फिर पश्चिम का जो है पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण है। फिर हम देखते हैं जो लक्ष्मी नारायण साहू जी हैं, ये भी संविधान सभा के सदस्य ही थे। इनका कहना है कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, यह भारत की मूलभूत आत्मा जो है प्रकट नहीं करता, और साथ में ये जो संविधान है वो उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के बाद यानी कि फ़ौरन ही टूट जाएगा। तो अभी तक अगर ये जीवित होते तो इनके जाके कोई बताते कि हमने आज़ादी का 75वां जो है वर्षगांठ भी मना लिया भैया, और आज भी हमारा जो संविधान है वो ठीक ठाक चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। आगे फिर हम देखते हैं लोगों ने इस तरह से भी आलोचना की कि जो हमारा संविधान है वो गांधीवादी जो सिद्धांत हैं उससे दूर है। तो आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों का प्रतिबिंब नहीं करता, यानी कि उसको नहीं दर्शाता है। जबकि जो गांधी जी हैं वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो उनका मानना है कि उनका जो भी कहना था वो संविधान में होना ही चाहिए था। तो उनका कहना था कि जो संविधान है वो ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होनी चाहिए। और इस संदर्भ में वही सदस्य जो के हनुमंथैया थे, इन्होंने कहा कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, ना ही संविधान पर उन्होंने विचार ही किया होगा। टी प्रकाशम जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य थे। इनका कहना है कि क्या इस कमी का जो कारण है वो गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर जी की असहभागिता रही है। और साथ में हम देखते हैं कि गांधीवादी विचारों से जो अंबेडकर जी का तीव्र विरोध रहा है, इसकी वजह से भी संविधान में जो गांधीवादी तत्व हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। जो गांधी जी हैं वो दरअसल जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके प्रबल समर्थक थे, जबकि जो अंबेडकर जी हैं वो उसके विरोधी थे। बाद में फिर अंबेडकर जी चूँकि प्रारूप समिति के सदस्य ही थे, तो उस टाइम पे जब संविधान बना था तो पंचायत को विशेष महत्व नहीं दिया गया था, उसमें था ही नहीं। आगे चल करके फिर उसको कि उसमें जोड़ दिया गया DPSP में। फिर आगे हम देखते हैं महाकाय आकार, यानी कि बहुत ही विशाल है हमारा जो संविधान है, एकदम हाथी के आकार का है। ये सारी बातें कह करके अभी लोग देखिएगा कैसे आलोचना करते हैं। आलोचक कहते हैं कि अरे हाँ, एक चीज़ तो बताना हम आपको भूल ही गए, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की, इन्होंने ये कहकर आलोचना की और ढिमकाने ने ये कहकर, फलाने ने ये कहकर, तो इसको याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, हमेशा नहीं पूछी जाती पर कभी कभी पूछ ली जाती हैं, मन करे तो याद रख लीजिएगा। अगर याद रह जाए तो आपको, वैसे भी इतने सारे लोगों ने इतने सारे स्टेटमेंट दिए हैं, कितना याद रहेगा, तो कुछ याद कर लीजिएगा। जैसे जो आइवर जेनिंग्स हैं, इनके जो स्टेटमेंट है वो पूछे जाते हैं। उधार का जो संविधान जिन्होंने कहा उसको पूछ लीजिएगा, और वो जो भीख का कटोरा जिन्होंने कहा, इन सारी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं आप। आगे हम देखते हैं महाकाय आकार को लेकर के जो आलोचना की गई है वो क्या कह रहे हैं। तो आलोचक कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बहुत भीमिकाय और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। और जो आइवर जेनिंग्स हैं, ये ब्रिटिश संविधान वेत्ता हैं, इनका कहना है कि जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है, और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और बहुत जटिल है। फिर आगे हम देखते हैं इस संदर्भ में जो HV कामत हैं, इन्होंने कहा, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया वह एक
हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी हमारी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है सदन में इस पर सहमति नहीं होगी और मतलब कि हमने एक हाथीनुमा जो संविधान है उसका निर्माण किया हुआ है। तो इनकी भी ये जो घोषणा होती है वो भैया फेल हो जाती है, सदन में इस पर सहमति भी हो जाती है और आज भी हमारे यहाँ ये जो हाथीनुमा संविधान है वो लागू है, धूमधाम से चल रहा है। आगे फिर लोगों ने वकीलों का स्वर्ग कहकर भी आलोचना की है। तो हम देखते हैं आलोचकों के अनुसार जो भारत का संविधान है वो अत्यंत विविधतापूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरे को मतलब संविधान में शामिल किया गया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वही जो सर आइवर जेनिंग्स हैं इन्होंने तो इसे वकीलों का स्वर्ग ही कह दिया है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि इस संदर्भ में जो H.K. माहेश्वरी हैं, H.K. माहेश्वरी, इन्होंने कहा कि संविधान, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रारूप जो है वो लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और इसके साथ साथ क्या बताया इन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के तरीकों का वे पालन भी नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह जो प्रारूप है वो वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। फिर हम देखते हैं कि यह वाद या मुकदमे की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथों में बहुत सारा काम देने वाला है। आगे हम देखते हैं उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य हैं जिनका नाम है P.R. देशमुख। इन्होंने कहा कि मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है मेरी समझ में अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। आगे देखते हैं कि संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्द आडंबर का इस्तेमाल नहीं करता है, ये इनका कहना है। और आगे कह रहे हैं कि शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था। और इसके साथ करें एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनदायी दस्तावेज, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों से लद गए हैं जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। तो इन्हीं को जो है बुला के पूरा संविधान इन्हीं से लिखवाना चाहिए था मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही संविधान की जो मतलब कि प्रमुख विशेषताएं। इस चैप्टर में आपने देखा कि संविधान की हमारी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और साथ में हमारे संविधान की लोगों ने किस प्रकार से क्या क्या कह करके आलोचना की है। तो ये सारी बातें इसमें रही। आगे इसी चैप्टर में आपको भारतीय संविधान एक नज़र में बताया गया है जिसमें आपको पूरे मिल जाएंगे कि कितने पार्ट्स हैं और पार्ट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। साथ में अनुसूचियाँ भी मिल जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं और साथ में ये भी दिया हुआ है कि हमने कौन सी व्यवस्था को किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, काहे लिए उसको छोड़ दें, ताकि ये चैप्टर 3 आज ख़त्म ही हो जाए। तो जो कल चैप्टर आएगा, कल नहीं आएगा, कल तो लूसेंट वाली जो है सीरीज में हम जो है रिकॉर्ड करेंगे। अगले दिन जो है फिर से हम पॉलिटी ही देखेंगे। तो एक दिन लूसेंट एक दिन पॉलिटी, इसी तरह से चलता रहेगा। हम आगे देखते हैं फिर जो बातचीत है इसमें बुक में। तो एक मतलब तालिका यानी कि एक सारणी बनाई गई है, तालिका 3.1। इसमें आपको भारतीय संविधान पर एक नज़र में सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला तो है कि जो भाग है, यानी इसमें आप देखेंगे कि कौन सा भाग है, भाग 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर भाग 22 तक। और साथ में उसमें जो विषय दिए गए हैं कि कौन सा विषय है, जो भाग 1 में कौन सा विषय है, भाग 2 में कौन सा विषय है और उसके साथ कौन से आर्टिकल उसमें आते हैं, ये सारी बातचीत की गई है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाग 1 के बारे में बताया गया है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, तो भाग 1 में आ जाएगा आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। इसमें आर्टिकल 1 से 41 लिखा हुआ है, मैंने बगल में लिख दिया है, इसका सही होगा आर्टिकल 1 से 4। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं और ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आर्टिकल 1 से 4 के मध्य में ये सारी बातचीत की गई है। आगे फिर आपको मिलेगा भाग 2 और ये किससे संबंधित है, ये नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल इसमें 5 से 11 आएंगे। ये क्वेश्चन UPPCS 2020 में पूछा गया था और यही पूछा गया था कि जो नागरिकता है वो किस मतलब कि आर्टिकल के अंतर्गत आता है। उसमें 6 से 11, 4 से 11, 5 से 12 इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए थे। उसका राइट आंसर होगा 5 से 11। आगे हम देखते हैं जो
भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार बताया गया है यानी कि फंडामेंटल राइट, और ये 12 से 35 तक है। फिर भाग 4 इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 36 से 51। फिर भाग 4A मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का या आर्टिकल 51A। और जो भाग 5 है ये बहुत बड़ा है, इसमें लगभग 100 अनुच्छेद आ जाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या बातचीत है। तो इसमें आपको संघ सरकार के बारे में भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 52 से 151 के तहत संघ सरकार का वर्णन है। इसको कई क्लॉज में बांटा गया है, जिसमें जो अध्याय 1 है इसमें कार्यपालिका है यानी संघ की कार्यपालिका, और इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 है। फिर आप देखेंगे अध्याय 2 इसमें दिया हुआ है संसद के बारे में, आर्टिकल 79 से 122 तक है। और जो अध्याय 3 है उसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति दी है यानी कि ऑर्डिनेंस पावर यानी कि अध्यादेश की जो शक्ति है, और ये कहाँ दी गई है, तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वो आर्टिकल 123 यानी 123 में दी गई है। और इसका जो अध्याय 4 है वो संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124 से 147 तक है। और साथ में जो ये अध्याय 5 आप देख रहे हैं भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG, और ये कहाँ आपको मिल जाएंगे, तो आर्टिकल 148 से 151 तक। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा वर्तमान में हमारे CAG कौन है। फिर आगे हम देखते हैं, हमने भाग 5 तक देख लिया, तो अब हम भाग 6 देखेंगे। तो हमने देख लिया केंद्र सरकार भाग 5 में, तो जाहिर सी बात है अब हम भाग 6 में राज्य सरकार को देखेंगे। तो हम देखते हैं भाग 6 में राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है, और इसके लिए आर्टिकल जो है वो 152 से 237 तक है। और इसमें भी कुछ मतलब कि इसको भी सब क्लॉज में बांटा गया है, जिसमें अध्याय 1 में कार्यपालिका है, और ये 153 से पहले सामान्य है, तो सामान्य में आपको जो है पूरा दे दिया है कि 152 से 237 तक आप देखेंगे। फिर जो अध्याय 2 है इसमें कार्यपालिका के यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसके बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद आपको मिलेंगे। फिर अध्याय इसका जो 3 है उसमें राज्य का जो विधानमंडल है उसके बारे में बताया गया है 168 से 212, और साथ में अध्याय जो 4 है वो राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 213 है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो अध्यादेश है वो आर्टिकल 123 के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि जो राज्यपाल हैं वो 213 के तहत ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करते हैं। फिर हम देखते हैं इसका जो अध्याय 5 है वो राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट्स के बारे में बताते हैं, और आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 इसके अंतर्गत आता है। आगे हम फिर देखते हैं राज्य के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो आर्टिकल 233 से 237 तक, और फिर उसके बाद भाग 7 आएगा। भाग 6 तक हमने देख लिया, भाग 7 निरस्त हो चुका है, तो हम भाग 8 को देखेंगे। तो जो भाग 8 है हमने पहले 5 में केंद्र को देखा, 6 में हमने राज्य को देखा, और अब हम भाग 8 में यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र को देख रहे हैं, यूनियन टेरिटरी को। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको याद रहेंगी तो अच्छा ही रहेगा। भाग 5 में हमने क्या देखा, तो भाग 5 में हमने देखा संसद मतलब कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसको, भाग 6 में हमने राज्य सरकार देखा, और अब हम भाग 7 को, तो भाग 7 जो है वो निरस्त यानी कि रिपील हो चुका है, तो हम भाग 8 को देख रहे हैं। और भाग 8 में यूनियन टेरिटरी की बातचीत है, और इसमें हम देख लेते हैं कौन से आर्टिकल शामिल हैं। तो भाग 8 में 239 से 242 तक के आर्टिकल्स आते हैं। फिर हम भाग 9 को देख रहे हैं जो कि पंचायत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मतलब कि उसके पहले जो PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, उसके पहले भी PCS में पूछा गया था, इवन हर साल ही PCS में पूछा जाता है, उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। और इसके साथ आप देखेंगे एक जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो आज तक मतलब उसकी प्रक्रिया ही कंप्लीट नहीं हुई, उसमें भी पूछा गया था पंचायत के बारे में। इवन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एकदम कॉमन क्वेश्चन हो गया है, अब तो बच्चे को याद भी हो गया होगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो हम देखते हैं जो भाग 9 है उसमें पंचायतों के बारे में प्रावधान है, और आर्टिकल 243 से 243 अड़ा तक इसमें बताया गया है। फिर हम भाग 9 का देखेंगे, इसमें न्यायपालिका की बात है, और 243 ता से 243 छा तक है। फिर आगे हम देखेंगे भाग 9 खा को। भाग 9 खा जो है उसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, और ये जो सहकारी समितियां हैं
वो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जोड़ा गया है और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 243 ZS से 243 ZT तक शामिल हैं। आगे फिर हम देखते हैं जो हमारा मतलब भाग 10 है, उसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात है और ये 244 से 244 का तक इसमें बताया गया है। और जो हमारा भाग 11 है उसकी बातचीत है। जो भाग 11 है इसमें क्या बताया गया है, तो भाग 11 में आपको भाग 11 में आपको संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है और संघ और राज्यों के बीच 2 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। जो हमारा पहला संबंध है वो विधायी संबंध है और जो दूसरा संबंध है वो प्रशासनिक संबंध है। तो हम देखते हैं संघ और राज्य के बीच संबंध जो है वो 245 से 263 अनुच्छेद में है और जो विधायी संबंध है वो 245 से 255 तक और जो प्रशासनिक संबंध है वो 256 से 263 तक है। आगे फिर हम भाग 12 देखेंगे और भाग 12 में संघ और राज्यों के मध्य वित्त, संपत्ति और जो संविदाएं हैं और वाद हैं इनसे संबंधित बातचीत है, यानी कि इससे जुड़े हुए जो मामले हैं वो आपको भाग 12 में देखने को मिलेंगे। और इसके लिए क्या है, आर्टिकल 264 से 300 के मध्य है। और पहला क्या है, तो वित्त से जो भी मामले जुड़े हैं वो 264 से 291 तक आएंगे और जो ऋण से संबंधित मामले हैं वो आर्टिकल 292 से 293 के अंतर्गत लिखा गया है। और जो संविदा, संपत्ति और अधिकार और बाध्यताएं एवं वाद वगैरह हैं 294 से 300 तक बताया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है वो आपको 300 का में मिल जाएगा। पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31F में, जबकि इसको जो है 44वां जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसके तहत यहाँ मतलब कि भाग 12 में आर्टिकल 300 का के अंतर्गत रख दिया गया। फिर हम देखते हैं जो भाग 13 है उसमें क्या बात है, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है, आर्टिकल 301 से 307 इसमें शामिल है। और जो भाग 14 है उसमें आपको मिलेगा संघ और राज्य के अधीन सेवाएं और इसमें आपको आर्टिकल 308 से 323 तक मिलेगा। इसको भी 2 क्लॉजेज में बांटा गया है। पहला है सेवाएं और ये 308 से 314 में है और लोक सेवा आयोग जो UPSC है वो 315 से 323 में है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है UPSC के बारे में तो आर्टिकल 315 उससे संबंधित है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो भाग 14 का है उसमें आपको अधिकरण मिलेगा और ये 42वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 323 का से 323 खा में इसमें प्रावधान है और UPPCS 2000 जो मतलब कि 24 में हुआ 2023 में जो हुआ था उसमें ये मिलान करने के लिए आया हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं भाग जो 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है और निर्वाचन मतलब जो निर्वाचन आयोग है वो जो चुनाव वगैरह कराते हैं उससे जुड़ा हुआ ये भाग 15 है और इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 का है। फिर उसके बाद आप देखेंगे भाग 16 और जो भाग 16 है वो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान आर्टिकल 330 से 342 का तक मिल जाएगा। फिर आपको मिलेगा भाग 17 और इसमें राजभाषा के बारे में बातचीत है 343 से 351 और इसमें भी कई क्लॉजेज हैं। जैसे पहला क्लॉज जो है वो उसमें संघ की भाषा बताई गई है और 343 344 आर्टिकल है इसमें। जो दूसरा है वो प्रादेशिक भाषाएं हैं 345 से 347 आर्टिकल है। साथ में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की जो भाषा जो कि अंग्रेजी में बताई गई है ये आपको मिलेगा आर्टिकल 348 49 में। और साथ में जो मतलब कि विशेष निर्देश हैं वो कहाँ मिल जाएंगे 348 49 में। आगे फिर हम देखते हैं जो भाग 18 है उसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है भाग 18 में और 352 से 360 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। भाग 19 वो प्रकीर्ण से संबंधित है 361 से 367 और साथ में भाग जो 20 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है आर्टिकल 368 है। और जो भाग 21 है इसमें आपको अस्थायी, असंक्रमणशील और विशेष उपबंध वाले जो राज्य वगैरह हैं उनके बारे में बताया जाएगा और आर्टिकल 369 से 392 इसके तहत आता है। इसमें कई सारे स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं और इसी के तहत वो जो आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष व्यवस्था दी गई थी ना वो उसे आर्टिकल मतलब कि उसी भाग 21 के तहत ही दी गई थी। आगे हम देखते हैं भाग 22 और इसमें आपको क्या मिलेगा, तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। और ये आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 393 से 393 से 395 आर्टिकल इसमें मिलेंगे। अब फिर आगे हम देखते हैं, आगे कुछ टिप्पणी की गई है। अब वैसे टिप्पणी नहीं है जैसे उन लोगों ने की थी, दूसरी तरह की टिप्पणी है। तो टिप्पणी में कह रहे हैं कि जो भाग 6 है, भाग ख राज्यों से संबंधित उसको बता रहे हैं और भाग इसको मतलब कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी ओर जो भाग 4 और भाग जो 14 है दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया।
और इसके साथ ये कह रहे हैं भाग, वैसे ये 4 नहीं होना चाहिए था, भाग 4A होना चाहिए था। फिर आगे आगे क्या बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जबकि जो भाग 9 का है इसका समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम और साथ में जो डेट मतलब सन दिया हुआ है 1992 इसके द्वारा किया गया, और जो भाग 9 खा है इसको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। और आप ये जो देख रहे हैं भाग 4, ये भाग 4 नहीं होगा, यहाँ पे भाग 4A होगा, भाग 4A होगा, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो भाग 4 मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि भाग 4 में DPSP है और DPSP तो नहीं, भाग 4A जिसमें आपको वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, वही जोड़ी गई थी कब, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और मैंने पीछे बताया भी था कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ी गई थी, तो ये भाग 4 नहीं होगा, यहाँ पे भाग 4A होगा। और बाकी सारी चीज़ें ठीक दी हुई हैं। फिर आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान से मतलब कि उसके कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो एक नज़र उस पर मार लेते हैं। हालांकि जो सारे आर्टिकल्स हैं वो बुक के लास्ट में बताया गया है, तो हम जब बुक एकदम कंप्लीट करने को होंगे तो उनको पूरा देखेंगे। उसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो हम वहाँ देखेंगे। कुछ जो है जो चैप्टर्स आते जाएंगे, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो है वो आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा, लेकिन एक समग्र जो है वो आपको लास्ट में दिया हुआ है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो इनको लगा है वो इन्होंने यहाँ भी दिया हुआ है, तो हम उसको यहाँ देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 1 जो है वो संघ और उसका मतलब कि संघ और यानी संघ का नाम और जो राज्य क्षेत्र है वो आर्टिकल 1 से संबंधित है। जो आर्टिकल 3 है उसमें बताया गया है एक राज्य मतलब कि जो नया राज्य है उसका निर्माण और वर्तमान राज्यों का जो क्षेत्र सीमा या उसके नामों में परिवर्तन करना हो, ये सारी बातचीत कहाँ है, तो ये आर्टिकल 3 में दी हुई है। फिर उसके बाद बताया गया है आर्टिकल 13 के बारे में, और जो आर्टिकल 13 है उसका कहना है कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। तो इसके तहत क्या होता है कि जो कोई ऐसा कानून विधि के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया हो जो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा हो, और फंडामेंटल राइट्स का हनन जितनी दूर तक कर रहा हो, अर्थात कि सपोज दैट कोई एक विधि बनाई गई है उसमें कई सारे प्रावधान हैं, तो उसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, तो जिस मतलब कि जिस कानून या ये कह सकते हैं कि जितने आर्टिकल्स या फिर जितनी दूरी तक मैं आपको कैसे बताऊं, आप ये समझिए कि वो जो कानून बनाया गया है जितनी दूर तक भर में वो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा होगा उसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। बाकी के जो कानून हैं वो सब लागू रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। यानी कि कोई भी ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट्स को जिस हद तक वायलेट कर रही है वहाँ तक उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। और ये किसके तहत करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, तो ये आर्टिकल 13 के तहत किया जाएगा। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। ये विधि के समक्ष समानता के बारे में बातचीत करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के भीतर मतलब कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समता है वो बताया जाता है। और जो आर्टिकल 17 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, UPSC तक में पूछा गया है। इसमें क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत यहाँ बताया गया है। और आर्टिकल 19 क्या है, तो वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। और जो 25 है ये अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। जबकि आर्टिकल जो 30 है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को जो अधिकार है वो दिया गया है। अगर आपकी बात की जाए आर्टिकल 31 का, तो कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति इसमें बताई गई है। और आर्टिकल 32 जो है वो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार। और इसके तहत मतलब कि यहाँ आप इस आर्टिकल के तहत यानी आर्टिकल 32 के तहत आप अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं डायरेक्ट आर्टिकल 38 दिया हुआ है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और जो आर्टिकल 40 है और ये ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। और जो ये आर्टिकल 44 है ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि इसको क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता। फिर आगे हम देखते हैं आर्टिकल जो 45 है वो है 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये राज्यों के द्वारा करवाया जाएगा।
यानी कि राज्य यह प्रयास करे। आगे फिर जो आर्टिकल 46 है उसमें क्या है कि आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित हैं उसकी अभिवृद्धि करेगा। और जो आर्टिकल 50 है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और ये भी जो है PCS में, उत्तर प्रदेश के PCS 2021 या 22 के आसपास पूछा गया था। फिर हमसे बताया गया है हमको आर्टिकल जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। ये जो KVS का एग्ज़ाम हुआ था ना हाल ही में 21-22 में 22-23 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 51 का जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसी में आपको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं, और यही है जो भी आपको मैं पीछे बता रही थी भाग 4 का जोड़ा गया था, वो यही है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 72, ये राष्ट्रपति के क्षमा करने की जो मतलब कि उनको शक्ति मिली हुई है, जैसे दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति, तो उसके बारे में बातचीत है। आर्टिकल जो 74 है वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ये बात करता है। और आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है वो। और आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जो बजट आता है ना, बजट, उसकी बात है। लेकिन कहीं भी बजट शब्द का हमारे संविधान में यूज़ नहीं किया गया है, उसको क्या कहा जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। जो आगे आर्टिकल कौन सा दिया है, तो आगे आर्टिकल आपको 123 दिया गया है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और साथ में फिर आर्टिकल 143 जो है सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी बात पर कोई सलाह मांग सकते हैं, और ये जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है, ये आर्टिकल 143 में बताया गया है। और आर्टिकल 155 में जो राज्यपाल हैं, जो राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित जो आर्टिकल है वो 155 है। आगे फिर हम देखते हैं 161 के बारे में बताया गया है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों और दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो राज्यपाल की शक्ति है उसको बताया गया है आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर है, और जो है 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को ये सारी पावर्स दी हुई हैं। फिर आगे हम 163 देखेंगे, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं वो बताया गया है। आर्टिकल 169 में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन से संबंधित मामला है, ये जूनियर एडेड में पूछा गया था और PCS में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। फिर हम आगे देखते हैं जो आर्टिकल 200 है, इसमें क्या है, तो विधेयकों की अनुमति से संबंधित है। और 213 ये क्या है, तो ऊपर आपने देखा 123 के तहत 123 में प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करते हैं, और 213 में आपको राज्यपाल के द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। फिर हम आगे देखते हैं 226, तो ये जो 226 है इसमें कुछ रिटें निकालने की हाई कोर्ट्स की पावर है। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर रिट जारी करने की, और जो है 226 में यही जो शक्ति है वो हाई कोर्ट को दी है। हालांकि हाई कोर्ट की जो शक्ति है वो थोड़ा ज़्यादा विस्तारित है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के हनन पर ही रिट जारी करता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो किसी भी तरह का कोई भी मतलब कि आपके किसी भी अधिकार का हनन किया जा रहा है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या फिर विधिक अधिकार हो, कानूनी अधिकार हो, किसी से भी संबंधित अधिकार है उस पर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 239 का यानी 239A, इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। और 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में जो कानून बनाने की संसद की शक्ति है वो आर्टिकल 249 में है। और 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन है, ये 262 के तहत है। और जो आर्टिकल 263 है वो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध करता है। 265 विधि के प्राधिकार के बिना जो कर हैं उसका अधिरोपण नहीं किया जाएगा, यानी टैक्सेस वगैरह आपसे नहीं लिए जाएंगे बिना विधि के। और 275 कुछ राज्यों को संघ से जो अनुदान दिया जाता है उसकी बातचीत है। 280 वित्त आयोग, इसको तो जितना स्टार लगा लो उतना स्टार कम है, हर जगह ही पूछा जाता रहता है, आपको मतलब बताते बताते व्यक्ति थक जाएगा कहाँ कहाँ पूछा गया है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 300 वाद एवं कार्यवाहियों से संबंधित है। आर्टिकल 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी जो संपत्ति का अधिकार है ये आर्टिकल 300 का में है। पहले ये फंडामेंटल राइट्स में था, इसको जो है 44वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यहाँ पे ला दिया गया।
फिर हम देखते हैं आर्टिकल 311 जो है वो संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाए जाना या पदोन्नत करना, ये कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल 311। और जो 312 है वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ये जो IAS IPS वगैरह होते हैं इनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 312 है। आगे हम देखते हैं जो आर्टिकल 315 है उसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है 315 में, यानी जो UPSC है इसके बारे में आपको कहाँ मिलेगा? तो आर्टिकल 315 में। और हम आगे देखते हैं जो आर्टिकल 320 है लोक सेवा आयोग के कृत यानी UPSC के जो कार्य हैं उसके बारे में आर्टिकल 320 में मिलेगा। 323 का प्रशासनिक अधिकरण, और साथ में जो 324 है वो निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये बताया गया है। और 330 में क्या है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण इसके तहत दिया गया है, यानी कि ये रिजर्वेशन की बात है कहाँ पे? लोकसभा में। हम आगे देखते हैं 335 यानी 335 में क्या है? तो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। और 352 में क्या है? तो आपात स्थिति की घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध बताए गए हैं। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात स्थिति के बारे में उपबंध है। और 365 में क्या है? तो संघ के द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं उनके अनुपालन या को अगर नहीं करता है कोई स्टेट तो वहाँ पे संभावी क्या बोलते हैं कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये मतलब कि बोल करके वहाँ क्या लगाया जा सकता है? तो वहाँ इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और हम देखते हैं जो आर्टिकल 368 है उसमें क्या है? तो संविधान का संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है और उसकी प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है। और जो आर्टिकल 370 है जो कि भी हट भी गया है, जम्मू कश्मीर के राज्यों के बारे में बातचीत है, उसको जो है स्पेशल शक्ति देता था। फिर हम आगे देखते हैं संविधान में जो अनुसूचियाँ दी गई हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो टोटल जितनी भी अनुसूचियां हैं उसको देख लेते हैं। जो पहली अनुसूची है हमारी उसमें आपको क्या मिलेगा? तो राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, और इससे आर्टिकल 1 और 4 संबंधित है। आगे हम जो दूसरी अनुसूची है उसमें क्या देखते हैं? तो परिलब्धि पर भत्ते, विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान है। इसमें आपको भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जो CAG हैं इनको जो वेतन वगैरह दिए जाते हैं उससे संबंधित प्रावधान आपको कहाँ मिलेगा? तो दूसरी अनुसूची में। और हम आगे देखेंगे 3 कस्में यानी कि तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ का प्रावधान है। तो ये जो शपथ है उसमें आपको बताया जा रहा है जो तीसरी अनुसूची है इसमें किसके किसके शपथ का प्रावधान है। आप 2 लोगों को याद रखिएगा कि जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट और जो हमारे यहाँ राज्यपाल हैं, इन दोनों को छोड़ करके ही इसमें प्रावधान किया गया है शपथ के बारे में। तो देख लेते हैं किनके किनके शपथ की बात है तीसरी अनुसूची में। तो जो भी संघ के मंत्री हैं, संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी हैं, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, राज्य मंत्री और जो राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के जो अभ्यर्थी हैं वो राज्य विधानमंडल के सदस्य और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इन सारे लोगों की जो मतलब शपथ ली जाती है वो वहाँ उसका जो प्रावधान है वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है तीसरी अनुसूची में। फिर आगे हम देखते हैं जो हमारी चौथी अनुसूची है वो क्या बता रही है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है आर्टिकल 4 और 80 में बताए गए हैं, ये चौथी अनुसूची में है। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो सीटें बंटवारा की गई हैं मतलब कहाँ पे राज्यसभा में, उसके बारे में जो प्रावधान है वो आपको चौथी अनुसूची में मिलेगा। और जो 5वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उपबंध किए गए हैं वो 5वीं अनुसूची में किया गया है आर्टिकल 244 के तहत। इसके बाद आपको छठी अनुसूची में मिल जाएगा। ये जो हाल ही में UPPCS RO का एग्ज़ाम हुआ था 11 जुलाई को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि जो मतलब छठी अनुसूची है उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके बारे में प्रावधान किया गया है, जिनके प्रशासन के बारे में बातचीत की गई है। तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य मतलब ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन के बारे में उपबंध है 244 से 275, यानी 244 और 275। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है जिसको किसी यूट्यूब पे ही किसी मैम ने बताया था, ATM में मनी नहीं है, ATM में मनी नहीं है। तो आप जो मनी है यानी मनी से आप मणिपुर को याद रखिएगा कि जो ये ATM है, ये डबल M होना चाहिए था यहाँ पे, उसमें मणिपुर शामिल नहीं है। इसमें मतलब असम है, त्रिपुरा है और ये साथ में कौन सा है, मिज़ोरम है और मेघालय है। आगे हम देखते हैं
जो 7वीं अनुसूची है, संघ सूची जिसमें मूल रूप से 97 लेकिन अभी 98 विषय हैं, और राज्य सूची जिसमें पहले 66 और अभी 59 विषय हैं, तथा जो समवर्ती सूची जिसमें पहले 47 और अभी 52 विषय है, इसके संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य जो शक्तियों का डिवीज़न है वो कहाँ बताया गया है, 7वीं अनुसूची में। फिर आगे हम देखते हैं 8वीं अनुसूची, जो कि भाषा से संबंधित है। जो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं हमारे संविधान में, उसकी बातचीत आपको कहाँ मिलेगी, तो 8वीं अनुसूची में। और स्टार्टिंग में इसमें टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, अभी तो वर्तमान में 22 हैं। तो जो आगे 8 लैंग्वेजेस हैं वो किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएँ इसमें ऐड हैं टोटल। तो आपको यहाँ मिल जाएगा असमिया, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली। इसके साथ आपको मिलेगा मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। फिर हम आगे देखते हैं जो सिंधी लैंग्वेज है, इसको 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है 1992 को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, ये सबसे लास्ट में जोड़ी गई 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कब जोड़ा गया था, तो याद रखना भैया आप इसको। और आगे चल करके जो मतलब कि अरे पापा, उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। फिर हम आगे देखते हैं जो 9वीं अनुसूची है, उसके बारे में बताया गया है कि भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित जो राज्य विधानमंडल हैं और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियमन हैं, जिसमें मूलतः 13 परंतु वर्तमान में 282। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें जो सम्मिलित कानून है इसे बचाने के लिए इसको जोड़ा गया था। तथापि 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो ये अनुसूची है, यानी कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी कानून इसमें सम्मिलित किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो आपको ये बताना है कि जो 24 अप्रैल है यही डेट क्यों चुनी गई है 1975। तो ये डेट इसलिए चुनी गई है क्योंकि इसी दिन जो मतलब कि केशवानंद भारतीवाद था उसका निर्णय सुनाया गया था, और यहीं से जो मूल ढांचा है वो कंसेप्ट आया था, और ये जो न्यायिक समीक्षा है वो मूल ढांचे के तहत आता है। इसी वजह से ये वाली डेट चूज की गई है कि इसके बाद जो भी 9वीं अनुसूची में जोड़े जाएंगे उन सब का जो जुडिशियल रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। आगे हम देखते हैं 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। और ये जो अनुसूची है 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसे दल परिवर्तन या दल विरोधी कानून भी कहा जाता है। यानी कि जो आया राम गया राम की राजनीति उस टाइम पे चल रही थी, उसको रोकने के लिए 10वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1985 में। आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 इससे रिलेटेड हैं। फिर हम देखेंगे 11वीं अनुसूची, पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारियाँ, और इसमें कितने हैं, तो पंचायत के टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया 243(6). फिर हम देखते हैं 12वीं अनुसूची, जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ, और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 18 हैं। और इस जो ये अनुसूची है वो 74वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ी गई। अब ख़त्म होने वाला है, एकदम लास्ट चीज़ आ गई है। संविधान के स्रोत को हम देख लेते हैं एक नज़र में। तो हमने कौन से स्रोत मतलब कि कहाँ से क्या लिया है ये बताया गया है। तो हम पहले देखते हैं कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया है। तो हमने संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, और जो प्रशासनिक विवरण है इसको हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। दो चीज़ है न्यायपालिका को लेकर के, जो न्यायपालिका है उसको हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया, लेकिन जो हमारी पावरफुल न्यायपालिका है उसको हमने यूएस से लिया है। फिर हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया। ये तो हमने भारत शासन अधिनियम से लिया था, लेकिन जो यूके का संविधान है उससे भी हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे जो संसदीय शासन है उसको लिया है, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, और जो द्विसदनवाद है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। और जो यूएस है उससे हमने क्या लिया है,
तो फंडामेंटल राइट्स लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जो जुडिशल रिव्यू है इसको लिया, जो उपराष्ट्रपति का पद है इसको भी लिया, उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है इनके न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना, और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है जो कि आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने यूएस के संविधान से ली है। आगे हम आयरलैंड के संविधान से क्या लिए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और साथ में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन पद्धति है और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब हमने आयरलैंड से लिया। फिर जो कनाडा है यहाँ से हमने क्या लिया, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और इसके साथ केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन है, ये हमने कनाडा से लिया। और हमारा फिर जो आएगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम, और इसके साथ साथ जो संसद के दोनों सदन हैं इनकी संयुक्त बैठक, ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। फिर जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से हमने क्या लिया है, तो मौलिक अधिकारों के निलंबन से जो प्रावधान है वो, और सोवियत संघ जो अभी रूस है, पहले उसको यूएसएसआर कहा जाता था, उसमें और भी देश थे और अब जो अभी कट करके अलग हो गए हैं, वहाँ से हमने क्या लिया है, तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं। प्रस्तावना में जो 3 शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, इसको हमने यूएसएसआर से लिया। और इसके साथ ही जो फ्रांस का संविधान है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श है, ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। और ये अभी जो आपने देखा होगा अभी हाल ही में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है और सौभाग्य से मैंने ये क्वेश्चन कराया भी था पहले से ही। आगे हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, वहाँ से हमने क्या लिया है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो, और जापान के संविधान से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली। तो हो गया, आज की जो क्लास थी वो भैया मैं कंप्लीट हुई। काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है, लेकिन हम सोच रहे थे कि कम से कम ये चैप्टर एक दिन में कंप्लीट ही कर लें, तो चैप्टर 3 भी आज कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर देखा होगा तो आप सभी को थैंक यू, नहीं देखा होगा तो कोई बात ही नहीं। चलिए अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।